हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान का वायरल पेपर कराएंगे जो आपके प्री बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। इस पेपर का आप संपूर्ण हल जरूर देखें। आपको एकदम सिंपल भाषा में बताएंगे, तो 1 सेकेंड के लिए भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आपको जो प्री बोर्ड का पेपर रहेगा, इसे हल करने के लिए समय जो मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है। और पूर्णांक जो रहने वाला होता है आपका 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिए जाते हैं। इस सामान्य निर्देश को आप देख लीजिए कि प्रारंभ का जो 15 मिनट रहता है, आपको इस प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए समय दिया जाता है। अगला निर्देश है कि यह प्रश्न पत्र जो रहेगा 2 खंडों में अ और ब में विभाजित होगा। खंड अ जो रहेगा उसमें बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, जिसमें 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प को चयन करके उसका उत्तर आपको OMR शीट पर देना रहेगा, ठीक है। और जो खंड ब रहेगा उसमें वर्णनात्मक प्रश्न आपको दिए जाते हैं। अगला निर्देश देखिए, प्रत्येक खंड 3 उपखंडों में क, ख और ग में विभाजित रहता है, यानी 3 उपखंड में विभाजित रहेगा। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आपके लिए आवश्यक है। प्रत्येक खंड एक नए पृष्ठ से प्रारंभ कीजिएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्नों के निर्धारण अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों द्वारा कीजिए। ये इसके कुछ सामान्य निर्देश थे जो आपको जानना आवश्यक थे। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न प्रारंभ होते हैं। यहाँ से आपका खंड अ है, जिसमें पहले खंड अ में आपके भौतिक विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न आपका क्या है। आप वीडियो के लास्ट में ये बताइएगा कि आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। कमेंट में जरूर आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में संयोजन में समान रहता है, यानी कि जब प्रतिरोधों को आप समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उस समय आपका क्या समान रहता है, ठीक है। देखिए, आपको प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ के बताते हैं। जैसे देखिए, ये 3 प्रतिरोध ले लेते हैं इस प्रकार से, ठीक। देखिए, ये 3 प्रतिरोध आपका है और इन तीनों क्या किए, समानांतर में जोड़ लिए। देखिए, जब समानांतर में आप जोड़ेंगे, एक बैटरी से इसको यहाँ से जोड़ देंगे, यहाँ पे वोल्टेज है। देखो, जो समानांतर में जोड़ते हैं उसमें वोल्टेज प्रत्येक प्रतिरोध के एकराश में वोल्टेज क्या होता है, एक समान होता है। लेकिन इसमें धारा क्या होता है, आपका अलग अलग होता है। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा कि धारा जो होता है अलग अलग होता है। जैसे इसमें I1 होगा, इसमें I2 होगा, इसमें I3 होगा, इस तरह आपका धारा अलग अलग होता है। लेकिन जो वोल्टेज होता है समान होता है। तो यहाँ पे देखिए, आपको पूछा है कि प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में संयोजन जब करते हैं तो समान क्या होता है, तो वोल्टेज यानी कि विभवांतर क्या होता है आपका, समान होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ख वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको डिटेल में बताएंगे, तो आप 1 सेकेंड के लिए वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, ठीक है। अगला देखिए, दूसरा है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि अपवर्तनांक किस रंग का अधिकतम होता है। तो आपको आंसर बता देता है कि बैगनी रंग का जो होता है अपवर्तनांक अधिकतम होता है। इसके साथ में आपको 2-3 पॉइंट बताते हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। एक आपसे अपवर्तनांक पूछता है, ये बोर्ड के एग्जाम में और प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए एकदम वायरल प्रश्न है। एक अपवर्तनांक पूछता है, एक विचलन पूछता है और साथ में एक पूछ लेता प्रकीर्णन। पूछता है कि इन तीनों रंगों किस रंग के लिए अपवर्तनांक विचलन प्रकीर्णन अधिकतम होता है, तो होता है आपका बैगनी रंग के लिए। बैगनी, तो बैगनी रंग के लिए जो होता है अपवर्तनांक विचलन प्रकीर्णन ये सभी अधिक होता है। और कम पूछेगा तो कम याद रखिएगा लाल रंग का, यानी कि अपवर्तनांक लाल रंग का कम होता है, विचलन भी लाल रंग का कम होता है, प्रकीर्णन भी लाल रंग का कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अधिकतम पूछा तो बैगनी रंग यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि मनुष्यों की जो आंखें होती है वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाती है, यानी कहाँ पे वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है, तो ये आपके सामने ऑप्शन है। तो मनुष्यों की आंख जो होती है उसमें जो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो बनता है रेटिना पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि मनुष्य की आंख में जो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। देखिए, अगला क्या है आपका कि एक मेंस से R1 व R2 प्रतिरोधों में 2 तार समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि
इनमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1 व I2 हो एवं प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा क्रमशः H1 व H2 हो, तो आपको यहाँ से 4 ऑप्शन दिया है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको लगा के बताते हैं। देखिए, जब प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है ना, तो उस समय आपका प्रतिरोध धारा और ऊष्मा में क्या संबंध होता है। देखिए ये फार्मूला होती है, H फार्मूला आपका होता है V²/RT होता है। ठीक है, तो H=V²/RT होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका वोल्टेज समान होता है, समानांतर में वोल्टेज समान होता है ना, ये होगा। अब यहाँ पे देखिए H प्रोपोर्शनल टू 1/R लेंगे, यानी जो आपका ऊष्मा होता है प्रतिरोध के क्या होता है, इन्वर्सली यानी व्युत्क्रम होता है। यहाँ पे 2 प्रतिरोध दिया है ना, तो देखिए यहाँ पे 2 ऊष्मा होगा H1/H2 और प्रतिरोध क्या होगा, इन्वर्सली है ना, तो देखिए यहाँ पे H1 है तो यहाँ पे R2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे H2 है तो यहाँ पे क्या होगा, R1 होगा। और यही संबंध होता है, इन्वर्सली होता है ना, यानी H1 है तो H1 देखिए किसके इन्वर्सली है, R2 के, R1 के। H2 किसके इन्वर्सली होगा, R2 के। तो यहाँ पे ये संबंध आपका बनेगा H1/H2 R2/R1, ये इन्वर्सली के रूप में इस तरह आपका ऊष्मा में संबंध आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए H1/H2 बराबर R2/R1 कहाँ पे है, तो देखिए आप देखेंगे तो पहले ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, करा है परिवर्तनशील। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित किस नियम से किया जाता है। ऑप्शन है दाएं हाथ का नियम, ओम का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, देखिए जब परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र की बात कहेगा और उसमें विद्युत धारा ज्ञात करना होगा, तो आपको फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न को याद रखिएगा कि जब परिवर्तनशील जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें किसी चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करना है, तो वहाँ पे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को आप जरूर याद रखिएगा। अगला देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं होती है, सदैव समानांतर होती है, एक बिंदु पर मिलती है, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, परस्पर काटती है। देखिए चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ठीक है, देखिए अगला आपका 7वां नंबर का प्रश्न क्या है कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। तो देखिए जब आपको वास्तविक, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो कहाँ पर रखेंगे, तो देखिए लेंस के जब फोकस पर वस्तु को रखा जाता है ना, तो वास्तविक बनता है, ठीक है, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और यहाँ पे सिर्फ कहा है बड़ा, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। लेंस से 2f दूरी पर आप रखते हैं, जब 2f दूरी पर रखा जाता है वस्तु को, तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर आकार का बनता है, इसलिए यह भी ऑप्शन नहीं होगा। 2f से अनंत के बीच यदि वस्तु को रखते हैं तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, लेकिन वस्तु से छोटा बनेगा, यह भी ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन लेंस से f और 2f के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उपखंड ख, जिसमें रसायन विज्ञान के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। देखिए अब दिया है यहाँ पे 2FeCl3 + 2H2O + Y 2FeCl2 + H2SO4 2HCl रासायनिक अभिक्रिया में Y का मान क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए 2Fe तो 2FeCl2 है तो Cl2 है यहाँ पे, ठीक है, यानी देखिए 3 दूना के 6 Cl2 है, 2 दूना के 4 है, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 गो Cl2 मतलब 6 गो Cl है यहाँ पे। यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए 2 दूना के 4, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 2 दूना के 4 हो जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या, यहाँ पे 4 गो है, तो 2 गो ऑक्सीजन आपको चाहिए, साथ में एक सल्फर चाहिए, तो 1 सल्फर चाह रहा है, 2 ऑक्सीजन चाह रहा है, तो यहाँ पे SO2, यानी कि यहाँ पे Y के स्थान पे SO2 रहता है, तो रासायनिक समीकरण क्या हो जाता है, आपका संतुलित हो जाता है। इसलिए इसका सही जवाब ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि Y के स्थान पे SO2 होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से समीकरणों को आप भरिएगा। अगला देखिए,
उदासीन अभिक्रिया में परस्पर मिलाया जाता है। जो उदासीन अभिक्रिया होता है ना, उसमें क्या मिलाते हैं, तो उसमें मिलाएंगे अम्ल एवं क्षार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण एवं जल बनता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे परस्पर मिलाया जाता है, क्या मिलाएंगे, अम्ल एवं क्षार मिलाते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया में। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है मैट में मुख्यतः होता है। तो मैट में क्या होता है, तो FeS होता है, Cu2S होता है, Cu2S और FeS होता है, Cu2S तथा Fe2S3 होता है। ठीक है, तो जो मैट होता है, मैट में आपका ये होता है Cu2S और FeS होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ग वाला ऑप्शन याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में सजातीय युग्म आपको बताना है कि सजातीय युग्म क्या है। ऑप्शन है CH4OH और C2H4, CH3Cl, CH3OH है, CH3OH, C3H7O7 है, OH है, HCHO है, CH3NH3 है। देखिए आप इस तरह याद करके तो पता नहीं कर सकते, लेकिन इसका एक बेस्ट तरीका होता है सजातीय युग्म ज्ञात करने का कि जब दो यौगिक देता है और दो यौगिकों के बीच में जब CH2 का अंतर हो या C2H4 का अंतर हो, ठीक है, तो सब क्या कहते हैं, सजातीय युग्म कहते हैं। अब देखिए इसमें देखिए C2 में से एगो C, यानी कार्बन से कार्बन घटाएंगे, C2 में से C घटाएंगे तो एगो C आ जाएगा। लेकिन H4 में से देखिए 4 को यहाँ पे, एगो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एगो हाइड्रोजन बचेगा। इसलिए ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, इसलिए कि आपको एगो कार्बन मिल रहा है तो उसके साथ में 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। 2 कार्बन है तो उसके साथ में 4 हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक कार्बन में से एक कार्बन हटाएंगे तो कार्बन इसमें मिलेगा ही नहीं। देखिए एक कार्बन से एक कार्बन घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन की संख्या नहीं मिलेगा, इसलिए ये ऑप्शन इसी तरह आपका हट जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 गो कार्बन है, 2 गो है, एगो कार्बन है, तो 3 कार्बन से एगो कार्बन घटाएंगे तो 2 का कार्बन बचेगा। यहाँ से हाइड्रोजन देख लीजिए, 3 एक 4 गो हाइड्रोजन है, जबकि 7 एक 8 गो हाइड्रोजन। तो 8 गो हाइड्रोजन में से 4 गो हाइड्रोजन घटाइए तो कितना हाइड्रोजन बचेगा, 4 हाइड्रोजन। तो CH2H4 मिल रहा है, तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो सजातीय युग्म कौन सा होगा, ग वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जब भी सजातीय युग्म आपको पता करना रहेगा तो इसी प्रकार से आप उसका आंसर निकालिएगा। यहाँ पे देख लीजिए एगो कार्बन तो एक कार्बन से एक कार्बन चला जाएगा तो 0 कार्बन बचेगा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह आप आंसर निकालना सीख लीजिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से एल्काइन है। ठीक है, अब देखिए इस तरह रट के तो आप आंसर दे नहीं सकते हैं, आपको बस फार्मूला पता होना चाहिए कि एल्काइन का सूत्र क्या होता है। तो एक होता है एल्केन, दूसरा होता है एल्कीन, तीसरा होता है एल्काइन। तो एल्काइन का सूत्र होता है कि CnH2n-2, यानी यहाँ पे जो n है कार्बनों की संख्या दिखा रहा है, यानी कि कार्बनों की संख्या का दुगुना से 2 कम। चलिए देखते हैं, देखिए 3 का दुगुना कर 3 दूना का 6, लेकिन 2 कम होना चाहिए, ये 2 अधिक दिया, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 4 दूना के 8, 8 2 10 हो जाएगा, यहाँ पे कम होना चाहिए। 3 दूना के 6 डायरेक्ट है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 3 दूना के 6 और 6 में से 2 घटाएंगे 4, तो इसका मतलब ये किसका सूत्र है, एल्काइन का सूत्र है। तो आप इस फार्मूला पर रख के आप इसको हल करके देख सकते हैं कि कौन सा आंसर आपका इस फार्मूला पे आ रहा है। तो देखिए कार्बन का 2 गुना और 2 से 2 गुना करके 2 घटा दीजिएगा, तो देखिए इसका 2 गुना करेंगे 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब इस ऑप्शन का सही जवाब क्या हो जाएगा, घ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी है, यानी कि जल को जीवाणु रहित बनाना है तो किसका प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन देखिए धावन सोडा, बेकिंग पाउडर, फिटकरी या विरंजक चूड़। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए विरंजक चूड़ का प्रयोग किया जाता है। देखिए विरंजक चूड़ का सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है। इसे आप याद रखिएगा, पेपर में डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है, यहाँ 2 है ना, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। तो विरंजक चूड़ का फार्मूला भी होता है CaOCl2 होता है। और जीवाणु रहित जल को बनाना आता है, कौन सा प्रयोग करेंगे, विरंजक चूड़ प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से प्रारंभ होता है उपखंड ग। देखिए 14वां है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, यानी जाइलम का किस लिए उत्तरदायी है। तो देखिए इस प्रश्न को कई बार बता चुके हैं, जाइलम का प्रयोग जल के वहन के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब क वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए याद करने का ट्रिक बार बार बताते हैं कि यहाँ से ज ले लीजिए और यहाँ से ल ले लीजिए, ज और ले के मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, जल। तो पेड़ पौधा जो होता है उसमें जल का संवहन कौन करेगा, तो जाइलम करता है। इस प्रश्न का सही जवाब क वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक याद रखिएगा, फ्लेम,
फ्लोएम जो होता है भोजन का संवहन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिए। केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं। देखिए न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन्स के जो बने होते हैं वो ऑप्शन में दिया, जीवाणु बना होता है, क्लोरोप्लास्ट बना होता है, विषाणु बना होता है या प्रायंस बना होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन जो होता है इससे जो बनने वाला जीव है कौन सा है, विषाणु है। तो विषाणु जो होता है न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से कौन मानव से मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी मादा में कौन सा जनन तंत्र भाग नहीं पाया जाता है। देखिए मादा में जो पाया जाता है अंडाशय भी होता है, गर्भाशय भी होता है, डिम्ब वाहिनियाँ भी होती है, लेकिन शुक्रवाहिका जो होता है मादा में नहीं पाया जाता है। मादा में आपका अंडाशय पाया जाता है, गर्भाशय पाया जाता है, डिम्ब वाहिनियाँ पाया जाता है, लेकिन शुक्रवाहिका जो होता है ये मनुष्यों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, नर में पाया जाता है ना। तो शुक्रवाहिका कहाँ पाया जाता है, नर में। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। अगला देखिए, एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है, इसका याद रखिएगा 9:3:3 1 का अनुपात द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है। ठीक है, अगला देखिए, गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं। तो गुणसूत्र जो बने होते हैं आपके डीएनए और प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं। तो गुणसूत्र किसके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एटीपी तथा NADP2H का निर्माण होता है। देखिए एटीपी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, केवल ऑप्शन सही हो जाएगा। एटीपी तथा NADP2H का निर्माण जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मुकुलन पाया जाता है। तो मुकुलन जो पाया जाता है, देखिए आपका एक हाइड्रा में पाया जाता है, हाइड्रा, एक पाया जाता है ईस्ट में। ठीक है, देखिए ऑप्शन में तो ईस्ट दिया नहीं है, तो सिर्फ क्या होगा आपका हाइड्रा में। तो इस प्रश्न का सही जवाब ख वाला ऑप्शन सही जगह कि मुकुलन जो पाया जाता है हाइड्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 बहुविकल्पी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आप सभी को कराए हैं। आप कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताइए कि 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपके जो प्रश्न है आप सभी को प्रश्न बता देते हैं। इन प्रश्नों को आप देख लीजिए और इसी प्रकार के प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, किस प्रकार से प्रश्न आएंगे इसको देखने से आपको अनुमान लग जाएगा। देखिए लघु उत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न आपका है कि समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोधों के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। 4 नंबर का रहेगा। देखिए समानांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये आपको पता करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको इस प्रकार से सिद्ध करना है, ये 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, लेंस के प्रथम फोकस एवं द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए जबकि वस्तु 2F पर रखी हो। ये 4 नंबर का प्रश्न रहता है, तो ये प्रश्न भी आप तैयार कर लीजिए और इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगला, मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। किसी वस्तु का मानव नेत्र से प्रतिबिंब बनने किरण आरेख को आपको स्पष्ट करना है। 4 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। ठीक है, अब देखिए विस्तृत उत्तरी प्रश्न कैसे पूछा जाएगा आपसे, जो 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए है कि 1 मीटर लंबाई के एक धारावाही चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसे 2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की गणना कीजिए। देखिए इसको किस फार्मूला से ज्ञात करना है कि F=BIL sin थीटा, इस फार्मूला से आपको इसको ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको बता देते हैं, चालक के जब लंबवत हो तो उस समय थीटा का मान आपको जो लेना रहेगा वो लीजिएगा आप 90 अंश। चालक के समानांतर हो तो उस समय थीटा का मान आपको 0 अंश लेना है। जब चालक के क्षेत्र की दिशा 60 अंश के कोण पर हो तो उस समय थीटा का मान आपको कितना लेना है, 60 अंश लेके इस प्रश्न को आप हल कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे 1 मीटर लंबाई है तो यल का मान है, 1 मीटर एम्पियर धारा तो आई का मान है, और ये 2 न्यूटन प्रति एम्पियर है तो ये बी का मान है। तो इसमें आप रख लीजिएगा। ठीक है, आपको हर चीज़ बता दी है, इसको रख के आप हल कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अथवा में दिया है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। एक लंबे सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का नियम लिखिए। टोटल 6 नंबर का ये प्रश्न रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए,
यहाँ पे उपखंड ख दिया है जिसमें लघु उत्तरी प्रश्न पूछा गया आपसे। देखिए 5वां नंबर का क है, धावन सोडा बनाने की विधि एवं 2 उपयोग उसका लिखना है कि धावन सोडा कैसे बनता है, उसके 2 उपयोग आप लिखिए, टोटल 2 नंबर का रहेगा। इसके अलावा दिया है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, टोटल 2 नंबर। ठीक है, कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है। अगला देखिए, निम्नलिखित यौगिकों की संरचनात्मक सूत्र आपको बनाना है कि संरचना इसका कैसे बनेगा। जैसे प्रोपेन 2 आल, इसका संरचना बनाना है 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, इसका यदि ए बनाते हैं तो 2 नंबर इस पे मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि उदाहरण सहित आपको बताना है कि खनिज क्या होता है और अयस्क क्या होता है। तो खनिज और अयस्क की परिभाषा आपको लिखना है और साथ में आपको उदाहरण भी लिखना है। टोटल 2 नंबर का प्रश्न रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 7वां नंबर का कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है आपको प्रत्येक पर। देखिए क ख ग है प्रत्येक पर। यहाँ देखिए कार्बनिक यौगिकों में योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है इसके बारे में लिखना है। आपको बताना है कि सूचक क्या होता है, इस पर टिप्पणी लिखना है। साथ में हाइड्रोकार्बन का आयुपेसी नामकरण क्या होता है इस पे। ये टोटल 6 नंबर का, यानी एक प्रश्न 2-2 नंबर का रहेगा, आपसे 6 नंबर का इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, यह अथवा हम देखिए धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या होती है। हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरा कम सक्रिय, ऐसे एक एक धातु का नाम लिखना रहता है आपको। टोटल 6 नंबर का प्रश्न रहेगा। देखिए यहाँ उपखंड ग है जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया पहले कि पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र आपको बनाना है। ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है इस पे आपको टिप्पणी लिखना रहता है। आनुवंशिकता को परिभाषित कीजिए, इसकी खोज कब और कैसे हुई। टोटल 4-4 नंबर के प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा देखिए कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, कि उत्सर्जन क्या होता है। मनुष्य में वृक्क की संरचना आपको बनाना है, नामांकित चित्र की सहायता से उसको समझाना है। ठीक है, तो ये आपको प्रश्न 6 नंबर का रहेगा। अगला देखिए नामांकित चित्र की सहायता से नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, यानी कि नर जनन तंत्र आपको बनाना है, बनाने के बाद उसका वर्णन करना है। टोटल 6 नंबर का ये प्रश्न रहता है। ठीक है, यहाँ पे प्री बोर्ड हो चाहे बोर्ड के एग्जाम, दोनों एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी एक प्रकार का वायरल पेपर ही आप कराते हैं। ठीक है, 3 प्रश्नों को एकदम तैयार कर लीजिए, आपके प्री बोर्ड के साथ में बोर्ड के एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें और अपनी राय जरूर दें कि आपको जो पढ़ाते हैं वो कैसा लगता है। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।